यूनिवर्सल सिद्धांत है। फिर हमने इसकी फीचर्स देख लिए, फीचर्स को हमने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहला हमने क्या बताया, सार्वभौमिक, ये तो मजूमदार मदान हमको बता के गए कि धरती में हर जगह क्या मिलेगा, हमको किनशिप का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप चाहे हिंदू देखिए, मुस्लिम देखिए, पारसी देखिए, ब्राह्मण देखिए, क्षत्रिय देखिए, वैश्य देखिए, जिस आधार पे आप समाज को विभाजित करना चाहते हैं कर लीजिए, पर हर जगह मिलेगा। विशिष्टता, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, स्पेशियलिटी, तो देयर इज अ स्पेशलिटी इन द किनशिप सिस्टम, दैट इज इट्स फॉर्म कैन वेरी इन डिफरेंट सोसाइटीज। अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के नातेदारी संबंध मिलेंगे। कल हमने देखा था, जैसे हमने कोमचे समुदाय का देखा, हमने कुकी समुदाय का देखा, नागा समुदाय का देखा, हर सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के संबंध मिल रहे थे ना। उदाहरण अभी आगे आ जाएंगे हमारे वापस से। एक हमने क्या देखा, सरलतम व्यवस्था है, बड़ी आसानी से हम क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं कि ये हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं। यदि ये रिश्ते वाली शब्द ना होती तो कैसे बताते कि हमारा चाचा है, मामा है, ताऊ है, ठीक है, मैं करते बढ़ते सबका लिए, है ना, कैसे बताते भाई। लिटरली कल हमने देखा था कि ये क्या करता है, हमको सोशल आइडेंटिटी देता है। एक फीचर क्या है, ये हमको सामाजिक पहचान देता है, सामाजिक पहचान मिलेगी, ये चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, ठीक है। तो वो चीज भिन्नता आ जाती है, डिफरेंट है भाई, हर जगह डिफरेंशिएशन मिलेगा ना आपको यहाँ पर। तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि नातेदारी की जो व्यवस्था है वो सिंपल सोसाइटी में, सरल समाजों में आसान रहने वाला है, और ओबीसी बात है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में, जटिल समाजों में वो जटिल रहने वाला है। जहां जितने लोग वहां उतनी ज्यादा जटिलता, जहां कम लोग वहां जटिलता कम रहेगी, सरलता ज्यादा रहेगी, ओबीसी बात है, ठीक है, वो चीज। इसके बाद हमने क्या देखा, नातेदारी का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप। उसमें क्या हुआ कि भाई एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में उपयोगी हो जाता है, ठीक है। मानव समाज के अध्ययन की जो व्यवस्था है, या मानव के इतिहास के अध्ययन की जो व्यवस्था है, वो क्या कहलाती है, मानव शास्त्र। उसी को हम अंग्रेजी में एग्जैक्ट वर्ड क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। उस कहलाता तो मानव शास्त्र हिंदी में, पर फिर भी वो सही एक वो नहीं देता है, और सही शब्द नहीं है ना, पूरा राइट वो नहीं मिलता, फीलिंग नहीं मिलता उस शब्द को पढ़ के। तो राइट शब्द क्या है हमारा, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। दूसरा, मानसिक संतुष्टि या मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसे, कल हमने डिस्कस किया कि आप जब किसी समस्या में आते हैं तब आपको आपके नातेदार ही क्या करते हैं, मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे हमने कल उदाहरण में क्या लिया था, अरे उदाहरण में क्या लिया, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप नहीं लिया, T20 वर्ल्ड कप बताया ना, योद्धाओं ने युद्ध जीता, और ठीक है, तो वहां पे तो यही था कि भाई जितने लोग थे सब रो रहे थे, चाहे जीता हो चाहे हारा हो। लेकिन उस समय, कल वाले में एक और जोड़ लो ना यार, वो हार्दिक के साथ चहल भी जोड़ लो, ठीक है। हार्दिक और चहल को छोड़ करके सबकी पत्नियां वहां थी, ठीक है, और सब कंसोल कर रही थी भाई, चाहे जीता हो चाहे हारा हो। वो क्यों हुआ, क्योंकि पति और पत्नी का एक नातेदारी का संबंध आ गया ना वहां पे। उस समय वो क्या करेंगे, आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करेंगे, ठीक है, इमोशनली कंट्रोल करेंगे आपको। हाँ वो भी था, हाँ उसका भी बैठा लेंगे, बिल्कुल, बेंगलोर के डिप्रेस्ड वाले लोग भी, लिटरली वो बहुत बड़ा वो एक समस्या है, ठीक है। तो वो चीज हो गया। इसके बाद सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, कि भाई जब आप समाज में रहते हैं और रिश्ते किनशिप में आ जाते हैं, आप नातेदारी के संबंध बना लेते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर प्रकार के सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। भले तुम 10 से 5 की ड्यूटी करके आ रहे हो, 6 बजे साली जी का फोन आया है कि चलना है सामान खरीदने, तो चलना है, क्योंकि एक नातेदारी का आपने क्या बिठाया है, संबंध बिठाया, ठीक है। इसके बाद हमारा आर्थिक सहयोग, समस्या में आप आएंगे तो पैसा किससे मांगेंगे, नातेदारों से मांगेंगे ना। रामलाल श्यामलाल जो दूर का होगा उससे थोड़ी ना मांगता कोई, नातेदारों से मांगता है, ठीक है। वरना दूर वाला तो क्या ले लेगा, ब्याज ले लेगा, 25% 30%, तो नातेदार से मांगते हैं ताकि ब्याज ना लगे, ठीक है। कुछ अन्य महत्व देखे, जैसे विवाह और परिवार का निर्धारण होता है, तो वो भी अच्छी बात है ना कि भाई नातेदारी का निर्धारण में आप बात ही क्या, नातेदारी का निर्धारण किससे हो रहा था, एक विवाह से, और दूसरा रक्त संबंध से। रक्त संबंध का मतलब ही क्या है, ठीक है, और विवाह का विवाह तो बात है ही, तो उसका निर्धारण हो गया। दूसरा, वंशावली उत्तराधिकार और पदाधिकारी, मतलब जेनोलॉजिकल सक्सेशन। दादाजी की संपत्ति वाला उदाहरण हमने देखा ना कल, कि भाई दादाजी की संपत्ति किसको मिलेगी, नातेदारों को ही मिलेगी ना, बच्चे और उनके जो बच्चियां होंगी उनको मिलेगी, किसी और को नहीं जानी है वो। खास करके दादाजी की कौन सी संपत्ति, पैतृक वाली, जो एंसेस्ट्रल लैंड होगी वो सिर्फ किसको जाएगी, उनके बच्चों को जाएगी, किसी कोई और उसमें अधिकार नहीं जता सकता, ठीक है। इसके बाद टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वॉइसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सामाजिक विकास में जो बातें चल रही होती हैं उसमें भी आपको मदद मिल जाती है।
व्यक्तियों के व्यवहार को, टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को व्यवहार को नियंत्रित करने में भी हमको क्या मिल जाती है, उससे मदद मिल जाती है। ठीक है, तो एक चीज हो गई वो। अच्छा, कल ये क्रिकेट वाला उदाहरण एग्जैक्टली हमने यहां देखा हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट पे। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, हमारे कर्तव्य क्या होंगे और हमारे अधिकार क्या होंगे, ये भी नातेदारी व्यवस्था हमारा क्या करती, तय करती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कल डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस कर लिया कि भाई एक दामाद के तौर पे भी आपके क्या होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे ना, और ऐसे ही क्या होंगे आपके अधिकार होंगे, और ऐसे ही क्या होंगे उसमें उनके बीच में एक लिमिटेशन भी होगी। आगे पढ़ेंगे हम नातेदारी की श्रेणियों में कि लिमिटेशन कैसे आ जाती है। ठीक है, तो उसको भी अभी हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, एक इसके बाद व्यक्तियों को सम्मान और प्रतिष्ठा देने में, भाई आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है ना, कैसे सोशल स्टेटस बढ़ेगा, कल भी हमने डिस्कस कर लिया कि आपने क्या कर दिया, टॉप मार दिया एग्जाम में, तो आप किसी के बेटी होंगे, किसी के बेटा होंगे, किसी के दामाद होंगे, किसी के बहू होंगे, तो नाम कैसे चलेगा, फलाने की बहू ने क्या कर दिया, फलाने के बेटे ने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये नातेदारी के संबंध के आधार पर बताया जा रहा है कि आपने ये कर दिया। पॉइंट क्लियर। ये क्या था हमारा